खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग की आज की क्लास जो है भारत के तटीय मैदानों से रहेगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो क्लास ली जा रही है बिल्कुल सीरियल वाइज, और ये क्लास जो है आपकी अभी तक ली जा चुकी है। पहली क्लास उत्तर पर्वतीय भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तर के पर्वतीय मैदानी क्षेत्र को पढ़ चुके हैं हम लोग, प्रादीपीय पठार क्षेत्र को पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग की तटीय मैदान और द्वीप समूह की क्लास रहेगी। इसके बाद मरुस्थल क्षेत्र की क्लास रहेगी। ठीक है, क्लास लेने से पहले आपको कुछ हम जो है तटीय क्षेत्रों के विषय में बताना चाहेंगे। ये भारत का जो है दक्षिणी बिंदु है, आप देख रहे होंगे। अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि से सबसे दक्षिण में कौन सी भूमि है, तो याद रखिएगा मुख्य भूमि ये हो जाएगा आपका, यानी मुख्य भूमि यहाँ कन्याकुमारी। याद रखिएगा मुख्य भूमि से तमिलनाडु से, याद रखिए कन्याकुमारी पूछेगा। अगर ऐसे पूछेगा कि भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणम बिंदु, तो क्या होगा, कन्याकुमारी लगाइएगा। ठीक है, उस पर से। लेकिन अगर मुख्य भूमि न दिया रहा है, भारत के जो है सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा। अंडमान निकोबार जो है आगे है इंदिरा पॉइंट, उसी को जो है पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, उसी को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा। आप जानते होंगे अंडमान निकोबार की राजधानी बदल गई है, एग्जाम में आ सकता है सिर्फ विजयपुरम हो गया है, तो ये रटे रहिएगा। और अंडमान निकोबार जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्रफल में बड़ा था, अब दूसरे नंबर का हो गया है, और दक्षिण भारत का पहला हो गया है। आइए कुछ तटों के विषय में बता दें कि भारत में जितने भी तटें हैं उनकी राज्यों की संख्या कितनी है, 9 राज्य है। याद रखेंगे 9 राज्य जो है, और भारत में जो है राजभाषा कितने राज्यों में, 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। आप देखेंगे इधर एक तो आपको गुजरात पड़ेगा, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटक और केरल। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि पश्चिम तटीय, यानी आपको बताया गया था कि ये 2 तट आपको दिखाई दे रहे हैं, और कहीं भी आप बैठे हो, कोई भी क्लास कर रहे हो, तो आपके ऊ से ऊपर वाला उत्तर होता है और दाहिने वाला हमेशा पूरब होता है। याद रखिएगा। ठीक है, ईस्ट होता है। जैसे इधर आप देखेंगे तो इधर ऊपर क्या होगा, उत्तर होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ईस्ट होगा इधर का, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी तट बोलेंगे। पूर्वी तटों में राज्यों की संख्या क्या होगी, आपको अगर देखा जाए इधर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे अगर काउंट करेंगे तो जो है 9 राज्य हो जाएंगे। इसमें से आपके जो है 1 2 3 4 5 और ये 4 इधर, दोनों तटीय राज्यों में तमिलनाडु कॉमन रहेगा। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताने जा रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे उसे आप। ठीक है, पहले इसको मिटाते हैं। अब आप देखेंगे आपके एग्जाम में अक्सर तट करके पूछा जाता है, कौन सा तट किस दिशा में है। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे इसे हम बोलेंगे इस तट को पूर्वी तटी। क्या बोलेंगे, पूर्वी तटी। पूर्वी तटी कितने राज्य हैं अभी हमने बताया आपको, पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इसको बोलेंगे पश्चिम तटीय राज्य, पश्चिम तटीय राज्य। ठीक है, समुद्र के विषय में आप जानते भी होंगे कि इधर जो है अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है, नीला वाला क्या है, समुद्र है। अब आप देखेंगे कि इधर पूर्वी तट के दक्षिणी, यानी यहां से इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट। ठीक है, और पूर्वी तट के उत्तरी भाग को बोलते हैं हम लोग जो है उत्कल तट या सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहां देखेंगे पश्चिमी भाग के दक्षिणी साइड को इसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट। ये नाम बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये नाम याद नहीं रहेगा तो कई चीज आप गलत कर सकते हैं। मालाबार तट याद रखिएगा। ठीक है, और उत्तरी भाग को कहा जाता है कोंकण तट। अब देखेंगे आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न आ सकता है कि तमिलनाडु किस तट पे है, ये 4 ऑप्शन दे दे, उत्कल तट, सरकार तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या कोंकण तट। तो आपको बताना होगा कोरोमंडल तट पे जो है आपका तमिलनाडु है। या पूछा जा सकता है कि
केरल किस तट पे है, और 4 ऑप्शन दे दे तो आप क्या आंसर लगाएंगे, मलबार तट। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। कभी कभी युद्ध अभ्यास पूछा जाता है कि युद्ध अभ्यास अभी हाल में किस किस तट पे हुआ, किस समुद्र में हुआ, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी डिटेल और भी महत्वपूर्ण कंटेंट है जो इस क्लास में जो है वन लाइनर फॉर्म में दिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्लास में आगे इसको। ठीक है, हाँ, सबसे पहले ये मैप देख लीजिएगा। ये तीसरी क्लास है, इसके बाद जो है मरुस्थल वाली क्लास होगी इसके बाद वाली। तो तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र के विषय में देखा जाए। ठीक है, दक्षिण भारत के दोनों किनारों के बीच के क्षेत्र को तटीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी को प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहा जाता है। और पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर के बीच मैदान इसके अंतर्गत आता है। इसलिए तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्वी तटीय मैदान, अभी हमने समझाया आपको, और दूसरा है पश्चिम तटीय मैदान। ठीक है, जैसे में आप देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत उड़ीसा या उत्कल तट का मैदान, आंध्र प्रदेश का मैदान और तमिलनाडु क्षेत्र का मैदान। ठीक है, पश्चिम तटीय में देखेंगे गुजरात के कच्छ के रण के मैदान, दमन से लेकर गोवा तक के कोंकण तट और गोवा का क्षेत्र। कर्नाटक तक का मैदान, बेंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का मालवाड़ तट इसके अंतर्गत आता है। अभी आपको हमने चित्र के माध्यम से भी इस चीज को बताया है। उत्तर भारत का विशाल मैदान के राजस्थान के कुछ भाग, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम क्षेत्र के कुछ भाग आते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि उत्तर भारत के मैदानों को भौतिक लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत की बात कर रहे हैं इधर, फिर अभी दक्षिण भारत की बात करेंगे। पहला तराई क्षेत्र, ब्राह्मण क्षेत्र, खादर क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र और डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र में आप देखेंगे कि इस क्षेत्र का निर्माण बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से होता है। ठीक है, बाबर क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे कि बाबर प्रदेश गंगा के मैदान के उत्तरी सीमा को कहा जाता है, जो हिमालय व शिवालिक से निकलने वाली नदियों द्वारा कंकड़, बालू, मिश्रित अवसादों से मिलकर बना होता है। ठीक है, खादर क्षेत्र को देखेंगे कि नदियों के बाढ़ से सूख जाने के बाद जो मैदानी कछारी क्षेत्र बनता है उसके खादर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कृषि में आप लोग को हमने बताया भी था कि जो है मिट्टी दो प्रकार जैसे बताया था, काली मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगड़ क्षेत्र। ठीक है, उसी का ये रूप में ऐसे दिया गया है। बांगड़ क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा से जो है बनी मैदानी क्षेत्रों को बांगड़ या बांगड़ प्रदेश कहते हैं। डेल्टा क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र व गंगा नदियों से जिस प्रदेश का निर्माण होता है उसे डेल्टा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में आ सकता है, और ध्यान से देखेंगे इसको। भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है। ठीक है, पूर्वी तटीय राज्यों व पश्चिम तटीय राज्यों में तमिलनाडु राज्य शामिल है। याद रखिएगा, पश्चिम तटीय राज्य की तुलना में पूर्वी तटीय राज्य अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या 4 है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आपसे पूछा जाए कि पूर्वी तटीय राज्य और पश्चिम तटीय राज्य किस राज्य में जो है किस तट पे जो है बारिश अधिक होती है, तो क्या आंसर रहेगा आपका, जो है पश्चिम तटीय राज्य में बारिश अधिक होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बादल जो है उधर पर्वत ऊंचे हैं और बादल जब उधर से आते हुए मानसून के कारण उससे टकरा के बारिश वहां अधिक होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हम लोग इसमें। पश्चिम तटीय राज्यों की संख्या 6 है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यहाँ देखेंगे नोट में देखिए लिखा हुआ है 4 व 6 कुल मिला के 10 राज्य जो हो रहे हैं उसमें एक राज्य अतिरिक्त इसलिए हो रहा है क्योंकि तमिलनाडु पूर्वी और पश्चिमी तटीय दोनों राज्यों में आता है। याद रखिएगा, किसी भी देश का जो है समुद्र की सीमा, याद रखिएगा समुद्र की लंबाई किससे नापते हैं, नॉट मील से। ठीक है, किसी भी देश की समुद्र की सीमा 24 नॉट मील होता है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। 24 नॉट मील जो है समुद्र किसी भी देश की सीमा से उस देश का होता है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य भाग को कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। ठीक है, और ये जो है आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हमारी टीम द्वारा सभी वीडियो की लिंक दे दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, और ये टीम द्वारा ये पुस्तक निकाली गई है, ये थियरी फॉर्म में है और ये एमसीक्यू फॉर्म में है। एग्जाम से पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, निश्चित ही आपके स्कोर को बढ़ाएंगे। जैसे आप लोग की डिमांड पे हमारे हिसाब से पहले आपको ये थियरी इसमें पढ़ना चाहिए, और इसमें बिल्कुल वन लाइनर फॉर्म में है। एग्जाम से पहले बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, याद करने में भी आसान होगा, पढ़ने में आसानी होगा, और अभी पर्याप्त समय है, आप चाहे तो इसको लेकर पढ़ सकते हैं। हर चैप्टर के बाद इसमें एमसीक्यू दिए गए हैं, लगभग 19 सेट एमसीक्यू इसमें दिए गए हैं।
मेरे हिसाब से इसमें से एक चैप्टर पढ़ने के बाद तुरंत आपको इस चैप्टर से, इस बुक से जिसमें 50 चैप्टर दिए गए हैं आयोग के सिलेबस के अनुसार, ये भी बहुत मेहनत करके बनाया गया टीम द्वारा, तो इसमें जो है आपको जो चैप्टर पढ़े उससे संबंधित एमसीक्यू इसमें हल कर लीजिए, ठीक है। हर चैप्टर के नीचे यहाँ क्वेश्चन दिया है। इससे क्या हुआ कि अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं तो मान लीजिए आयोग का जो भी सिलेबस है उससे हर पॉइंट से 50 चैप्टर बनाए गए हैं, एक चैप्टर से 30 क्वेश्चन बने गए हैं, तो आपके स्कोर को एग्जाम में बढ़ा सकता है, कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। इसलिए आपको इस पुस्तक को लेकर जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप चाहें तो आप जो है जो नंबर देख रहे हैं इस पे फॉर बुक लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। और इस पुस्तक के विषय में थोड़ा बता दूं, फिर आगे क्लास लेता हूं। इसमें याद रखिएगा, इसमें बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन है। ये हिंदी माध्यम में है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में, याद रखिएगा। इसमें पूरा कंप्लीट यूनिट है 1 से लेकर 6 तक, इसमें 2 से 6 यूनिट तक है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित ये बुक है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के पढ़ाने के अनुभव के आधार पर इसमें तथ्यों का संकलन किया गया है, जो बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुरूप है, याद रखिएगा। और सिलेबस जल्दी और रिवाइज करने का इसमें असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी सेट के बाद इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं और अपडेटेड तथ्य है। 2 से 6 यूनिट है हिंदी माध्यम में, ठीक है। आप चाहे तो इसको मंगा सकते हैं और जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा इसको ऑनलाइन में लिखा गया है ताकि आपको एग्जाम से पहले कम समय में पढ़ लें, ठीक है। और आप चाहे तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत का पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे आप। भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा सबसे दक्षिणम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, लेकिन भारत का दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो समुद्र में है वह भारत के मुख्य बिंदु से नहीं जुड़ा है, याद रखेंगे आप। और द्वीप समूह क्षेत्र के विषय में देखेंगे, भारत के द्वीप समूह भूमि क्षेत्र में नहीं आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। द्वीप समूह में जो क्षेत्र है वो टापू या आइलैंड भी कहा जाता है। स्थल का ऐसा भाग इसके चारों ओर जल हो द्वीप कहलाता है। भारत के द्वीप समूहों को 2 भागों में बांटा गया है, अरब सागर के द्वीप और बंगाल खाड़ी के द्वीप, ठीक है। आपको बताया गया था कोई अगर स्थल है ये और स्थल के चारों ओर जल हो, इसे क्या बोलेंगे, इसे द्वीप कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई स्थल हो और इस स्थल के चारों ओर भी स्थल हो, ये स्थल इधर भी हो चारों, तो उसे क्या बोलेंगे, ये भी स्थल हो, ये भी स्थल हो, तो उसे क्या बोलेंगे, भू आवेष्टित क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू आवेष्टित क्षेत्र या लैंडलॉक जो है क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन अगर कोई क्षेत्र हो, कोई जल हो, ऐसे देखेंगे, और जल के याद रखिएगा 3 ओर जो है स्थल हो, इधर भी स्थल हो, इधर भी, उसे क्या बोलेंगे, उसे खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। चित्र के माध्यम से एक वीडियो बना रखे हैं, उसको देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए इसमें और आगे देखते हैं कि अरब सागर के द्वीप समूह के अंतर्गत लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीपों को भारतीय भूगोल में लिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारत एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है, इसकी राजधानी माले है, ठीक है। और पूछा है विश्व का सबसे छोटा देश, अगर पूछे विश्व का सबसे छोटा देश पूछे क्षेत्रफल में या जनसंख्या में, तो वेटिकन सिटी है, इसकी राजधानी क्या है, वेटिकन सिटी। लेकिन एशिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में और जनसंख्या में तो मालदीव लगाइएगा, ठीक है। मालदीव के विषय में प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आइए इसमें महत्वपूर्ण कंटेंट दिए गए हैं, देखा जाए पहले। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। और लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल के कारण हुआ है, इसलिए लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप या मूंगा द्वीप के नाम से भी जानते हैं। प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। लक्षद्वीप के उत्तर में अमीन द्वीप है, जो लक्षद्वीप का उत्तर दिशा का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंद्रोथ द्वीप है, आप याद रखेंगे। लक्षद्वीप के दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है, ठीक है। यानी लक्षद्वीप के जो सबसे दक्षिण में है वो मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है, भारत का ही है। अब यहाँ आप देखेंगे जो प्रश्न यहाँ से उठाया जाता है, अरब सागर में स्थित मालदीव देश और मिनिकॉय द्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है। यानी भारत का लक्षद्वीप का दक्षिण बिंदु मिनिकॉय और जो है मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल जो है दोनों को अलग करता है, ठीक है। मालदीव देश की राजधानी माले है। मालदीव में महल भाषा बोली जाती है, याद रखेंगे आप। मालदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है, महल भाषा बोली जाती है। राजधानी क्या है, माले है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो क्या आंसर होगा, लक्षद्वीप में वही भाषा बोली जाती है जो केरल में बोली जाती है। तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। तो लक्षद्वीप में भी मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मालदीव
एशिया महाद्वीप का जनसंख्या व क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है। ठीक है, बताए थे भी। लक्षद्वीप की राजधानी व प्रशासनिक मुख्यालय कावर्ती द्वीप है। ठीक है, कावर्ती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप जो है मुंबई के करीब एक द्वीप है जो एलिफेंटा गुफा के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है एलिफेंटा गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो क्या आंसर देंगे आप? शैव धर्म से संबंधित है। जैसे संभाजी नगर अब नया नाम हो गया, औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया? संभाजी नगर। ठीक है, महाराष्ट्र में है। तो संभाजी नगर में अजंता और एलोरा की गुफा है। तो पूछा जाता है अजंता और एलोरा की गुफा दोनों किस धर्म से संबंधित है? याद रखिएगा, अजंता जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा में क्या है आपका? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म, तीनों है। ये अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ हमने देखा कि एलिफेंटा की गुफा किससे संबंधित है? तो शैव धर्म से संबंधित है। आइए इसके विषय में आगे डिटेल और देखते हैं कि यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफा को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। एलिफेंटा गुफा शैव धर्म से संबंधित है। केरल के वेम्बनाड झील में पूछा जाएगा, वेम्बनाड जो है झील कहाँ है? तो केरल में है, याद रखिएगा। तो उस केरल के वेम्बनाड झील में एक छोटा सा टापू है, याद रखिएगा, द्वीप है। उस पे जो है भारत का सबसे छोटा हाईवे, नेशनल हाईवे बनाया गया है। सुंदरता की दृष्टि से 7 किलोमीटर लगभग है। और उस द्वीप का नाम क्या है? वेलिंगटन द्वीप। पूछा जाता है वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? तो केरल में है। केरल में कहाँ है? तो वेम्बनाड झील में है। उसकी क्या बात खासियत है? तो उसमें जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे बनाया गया है, याद रखिएगा। आइए इसके विषय में डिटेल देखा जाए। केरल वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप है। इस पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 47 है। इसे पर्यटन के उद्देश्य से बनाया गया है। विश्व और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम राज्य में है। बंगाल के खाड़ी द्वीप समूह के अंतर्गत अंडमान निकोबार भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अभी हमने बताया कि बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत का दूसरा क्षेत्रफल में केंद्र शासित है। लेकिन केंद्र शासित क्षेत्र अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो कहीं कहीं तो देखिए लद्दाख, कहीं जम्मू कश्मीर मैक्सिमम जगह देखने को मिलता है। जीएस में याद रखिएगा कुछ प्रश्नों की भिन्नता आएगी। ये बात मेरी तथ्य सत्य इसलिए है कि आप कोई भी एग्जाम देखते होंगे, अभी आयोग का ही इसके पहले देख लीजिए, तो जब आंसर शीट निकलता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन को लेकर बच्चे रीड डाल देते हैं या चले जाते हैं, फिर बाद में उस प्रश्न को हटा दिया जाता है या सुधार दिया जाता है। तो जब इतने बड़े आयोग के एग्जाम में याद रखिएगा 2-4 प्रश्नों का हमेशा किसी भी अभी आपके हायर के एग्जाम में भी देख लीजिए, जितनी बार हुआ है उतनी बार प्रश्नों को या तो हटाया गया है या आंसर बदला गया है। तो अगर इतने बड़े लेवल पे अगर 1-2-4 प्रश्नों की भिन्नता मिलती है तो याद रखिएगा हम लोग छोटा सा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कहीं भी जो है आपको 2-4 प्रश्नों की भिन्नता मिलेगी, वो अपने हिसाब से आप सही कर लीजिएगा उस चीज को। और देखिए मैं भी पढ़ा रहा हूँ जीएस, इतने वर्ष हो गए, मैं भी देखता हूँ कई बिंदु अभी मैंने नोट भी कर रखा अपने डायरी में, वहां कई किताबों में अलग अलग भिन्नता दिया गया है। अब आयोग कौन सा सही करता है, हम लोग तो अक्सर वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में सही किया जाता है, क्योंकि बुक को हम लोग छोड़ देते हैं। कुछ पॉइंट में कुछ न कुछ मिलेगी, 100% जीएस में आपको पूर्णता नहीं मिलेगी, कहीं न कहीं 1-2 प्रश्नों का डिफरेंस होगा, उससे आप अपने लेवल से देख लीजिएगा। ठीक है, 31 अक्टूबर यहां हम चर्चा करेंगे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश, देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पे जम्मू कश्मीर, कहीं कहीं लद्दाख भी लिखा रहता है, याद रखिएगा। और तथा भारत का वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल या दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार। ठीक है, सैंडल चोटी याद रखिएगा, सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान द्वीप का सबसे ऊंची चोटी है। माउंट धुलियार निकोबार सबसे ऊंची चोटी है निकोबार की। न्यू मुर्रे द्वीप याद रखिएगा, न्यू मुर्रे द्वीप हुगली नदी के नजदीक है, जो वर्तमान में बना प्राकृतिक द्वीप है। ठीक है, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, जिसे रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 2 स्थलों के बीच चौड़े जलभाग को चैनल या पैसेज के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। डक्कन पैनल या पैसेज पोर्ट ब्लेयर याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप पर या लिटिल अंडमान द्वीप के बीच में है। 10 डिग्री चैनल या पैसेज लिटिल अंडमान या कार निकोबार के बीच में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप याद रखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप जो है मध्य अंडमान है, जिस पर वर्तमान का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, जो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है
बैरन ज्वालामुखी, नारकोडम ज्वालामुखी किस राज्य में है? तो अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा। और इसमें से सक्रिय कौन सा है? तो बैरन, याद रखिएगा। बर्न या बैरन है वो सक्रिय है, नारकोडम सक्रिय नहीं है। यहाँ लिखा हुआ नारकोडम ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी है जो उत्तरी अंडमान पर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब क्या हो गया? याद रखिएगा, श्री विजयपुरम, याद रखिएगा, श्री विजयपुरम हो गया है, ठीक है। अंडमान निकोबार पर लगभग 572 द्वीप समूह है, ठीक है। ओंग जनजाति व सेंटलीज जनजाति लिटिल अंडमान पर रहती है। ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट या पिग्मलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है, ये आपको हमने बताया था। कोको द्वीप, याद रखिएगा, कोको द्वीप से कोको जलमार्ग अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहां से भारत के उपग्रह छोड़े जाते हैं। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो द्वारा संचालित होता है, बताया गया था। भारत में जितने भी उपग्रह हैं वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़े जाते हैं। भारत में जितने भी मिसाइल हैं वो चांदीपुर, बालासोर या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से छोड़े जाते हैं। भारत में सभी रॉकेट थुम्बा केरल से छोड़े जाते हैं। और भारत में परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर जिला राजस्थान में होता है, आप याद रखिएगा इस चीज को। आइए इसमें देखते हैं, भारत का मिसाइल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा के बालासोर द्वीप से किया जाता है। वर्तमान में बालासोर द्वीप का नया नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है, ठीक है। और ये हमने चैप्टर आप देख रहे होंगे, ये चैप्टर हमने समाप्त किया। ये भी नेक्स्ट क्लास हम लोग का मरुस्थल रहेगा, उसके बाद समान भूगोल की चर्चा करेंगे। आप चाहें तो टेस्ट ले सकते हैं, अभी पूरा समय है। इसमें 370 से अधिक टेस्ट पेपर है और आप इसको लेकर 2-3 बार हल कर लीजिए, आपके स्कोर को बढ़ाएगा। आप इसके लिए जो है फार टेस्ट लिखेंगे या examsiddhi.com वेबसाइट है हमारी, वहां से ले सकते हैं। और इस टेस्ट में आपको पूरा कंप्लीट जो है, याद रखिएगा, पहले ई-पीडीएफ है, ई-पीडीएफ पे वीडियो बने हुए हैं, उसी वीडियो पे टेस्ट बने हुए हैं, फिर फाइनल टेस्ट बना हुआ है, तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। इसकी वैलिडिटी एग्जाम डेट तक है, आयोग का जब तक एग्जाम ना हो जाए। इसमें आपको क्या मिलेगा? ई-पीडीएफ मिलेगा हिंदी इंग्लिश में। 2014 से लेकर अब तक याद रखिएगा साल भर पेपर है। रेगुलर प्रैक्टिस सेट और जो है आयोग के सिलेबस के अनुसार जो है सीक्वेंस में सभी क्लासेज हैं। टेस्ट सीरीज मिलेंगे सैकड़ों की संख्या में, सिलेबस वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट याद रखिएगा 1299 रुपये लगभग है, 1999 इसका रेट है। अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बन के आपकी जिलाए, ठीक है। और इसी के साथ ही हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।